दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम यूज ऑफ विल बी और यूज ऑफ शैल बी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इज एम आर वाज वर्ब का यूज पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी मेन वर्ब होती है बी होती है, उसके जो प्रेजेंट में रूप होते हैं वो इज एम आर होते हैं, पास्ट में वाज और वर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। तो आज हम विल बी और शैल बी का यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो जो हमारा विल बी का अर्थ होता है वो क्या होता है? होगा, होगी और होंगे, इस तरीके से। और शैल बी का क्या अर्थ होता है? शैल बी का अर्थ होता है होऊंगा और होंगे, इस तरीके से हिंदी के वाक्यों में हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। अब विल बी का यूज कहाँ पे करते हैं और शैल बी का यूज कहाँ पे करते हैं? तो जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, और आई और वी को छोड़कर जो भी हमारे सब्जेक्ट आएंगे, ही, शी, इट, दे, यू, या किसी का भी नाम आएगा तो उनके साथ किसका यूज करेंगे? विल बी का। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम सफल होंगे, हम सफल होंगे, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? वी। अब वी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल बी का। तो वी शैल बी सक्सेसफुल, वी शैल बी सक्सेसफुल। ठीक है, जैसे वह बहुत धनवान होगा, वह बहुत धनवान होगा। तो अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? वह। तो ही, अब ही के साथ क्या आएगा? विल बी। तो ही विल बी वेरी रिच, ही विल बी वेरी रिच। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो या तो नहीं आएगा या फिर कभी नहीं शब्द आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करते हैं, विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर कभी नहीं आया होगा तो विल और शैल के बाद नेवर का यूज किया जाएगा और बी को उसके बाद में रखा जाएगा। जैसे यहाँ होता हम सफल नहीं होंगे, तो फिर यहाँ क्या लग जाता? नॉट, वी शैल नॉट बी सक्सेसफुल। जैसे यहाँ होता हम सफल नहीं होंगे, तो वी शैल नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए वह कभी धनवान नहीं होगा, वह कभी धनवान नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ही विल नेवर बी वेरी रिच। तो नॉट या नेवर का यूज हमेशा फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर देते हैं। ओके, चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे तो हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप में वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं जिनके स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ड से होती है, और सेकंड टाइप में वो इंट्रोगेटिव आते हैं जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग होगी यानी हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आएगा? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या मैं बहुत आलसी होऊंगा, क्या मैं बहुत आलसी होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आएगा? शैल। ठीक है, अब सब्जेक्ट आई, अब इसके बाद बी का यूज किया जाएगा। शैल आई बी वेरी लेजी, इस तरीके से। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते बी के पहले। जैसे क्या मैं बहुत आलसी नहीं होऊंगा, तो शैल आई और यहाँ क्या लग जाता? नॉट, बी वेरी लेजी। जब हमारा WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए हिंदी के वाक्यों में तो फिर सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर अदर वर्ड। ठीक है, जैसे तुम कल कहाँ होगे,
तुम कल कहाँ होगे, तो सबसे पहले WH वर्ड वेयर, अब क्या आएगा विल यू, फिर बी, वेयर विल यू बी, अब कब कल, तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए क्या यूज करते हैं टुमारो, तो वेयर विल यू बी टुमारो। ठीक है, जब हु हमारा एज ए सब्जेक्ट वर्क करे तो फिर सेंटेंस को अफर्मेटिव के टाइप से बनाते हैं, होता सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन उसे अफर्मेटिव की तरह, जब हु सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए अगला मान लीजिए प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हु, अब हु के बाद जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप विल बी और शैल बी का यूज समझ में आ गया होगा। अभी जो क्लासेज हैं वो सारी कंबाइन है, यानी ग्रामर और ट्रांसलेशन की क्लासेज एक साथ हैं। जब इसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी तो ट्रांसलेशन की क्लासेज अलग कर दी जाएंगी और ग्रामर की अलग कर दी जाएंगी। जल्द ही आपकी वोकैब की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो जब प्लेलिस्ट बन जाएगी तो सभी की क्लासेज अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।